हुई। सभी विद्यार्थियों को मनोज खंसवारा की तरफ से पहले तो रक्षाबंधन की हार्दिक बधाइयां एवं शुभकामनाएं। मैं मेरी तरफ से, मेरे गुरु शिखर चैनल की तरफ से एवं मेरी पूरी टेक्निकल टीम की तरफ से रक्षाबंधन की बारंबार मैं आपको बधाइयां देता हूं और मैं यह आशा करता हूं कि अगला रक्षाबंधन आपके लिए बेहद खुशियां लेकर आए और जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हो, मैं आशा करता हूं कि अगला रक्षाबंधन आपको सरकारी नौकरी लेकर आए। अब ये क्लास जो चल रही है वो यूपी पुलिस के अलावा सीटी के लिए महत्वपूर्ण है। याद रखना, सितंबर में एग्जाम होने वाला है। आप अभी से तैयार हो जाएं, अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दें। आप सीटी को हल्के में नहीं लें। इस सीटी से ही तुम्हारे आगामी और परीक्षाओं की तैयारी होने वाली है, क्योंकि आगामी परीक्षा में ही यही प्रश्न पूछे जाते हैं, यही सिलेबस रहता है भारतीय इतिहास का। मैं दिल्ली सल्तनत के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेकर चल रहा था और दिल्ली सल्तनत का मैंने पहला वंश गुलाम वंश, उससे संबंधित प्रश्न खत्म करा दिए थे। दूसरा वंश था, उसका नाम था खिलजी वंश, उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न थे, वो भी मैंने समाप्त करा दिए हैं। इसके अलावा तीसरा वंश था जिसका नाम था तुगलक वंश, उससे भी संबंधित प्रश्न मैं करा चुका हूं। आज के में सैयद वंश और इसके अलावा लोधी वंश और मुगल वंश के संस्थापक बाबर से संबंधित प्रश्न कराए जाएंगे। हम चलते हैं, समय खराब ना करें। मेरा सभी से निवेदन है, क्लास अच्छी लगे तो अधिक से अधिक विद्यार्थियों को शेयर करना है, चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कराना है। आप अधिक से अधिक जितने भी चैनल पर जितने भी आप कमेंट करेंगे और मुझे इसके बारे में बताएंगे क्लास कैसी रही, तो मुझे और अच्छा मनोबल मिलेगा और मैं और तुम्हारे लिए मेहनत कर पाऊंगा। यूट्यूब पर ये निःशुल्क क्लासें चल रही हैं और बहुत जल्दी मैं आशा करूंगा कि मैं बहुत जल्दी से जल्दी में लाइव आने की कोशिश करूंगा। तो आपसे निवेदन है, इस क्लास में अंत तक बने रहे। बहुत शानदार प्रश्नोत्तरी चल रही है, जिनमें से आज के में जो चलेगा वो प्रश्न वो है कौन सा, सैयद वंश और लोधी वंश और मुगल वंश के संस्थापक बाबर से। पहला प्रश्न तुम्हारे सामने है और पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि सैयद वंश का पहला शासक कौन था जिसने सैयद वंश की स्थापना की थी दिल्ली सल्तनत के। क्या उसका पहला शासक कौन था? खिज्र खां था। क्या उसका पहला संस्थापक या पहला शासक मुबारक शाह था, या उसका शासक संस्थापक मोहम्मद शाह था, या फिर अलाउद्दीन आलम शाह था? तो मैंने आपको बताया था कि 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। तब उस समय ध्यान रखना, तैमूर लंग का जो भारत पर आक्रमण हुआ उस समय पंजाब का एक कौन था बताइए? तो उस समय जो पंजाब का एक सूबेदार था या पंजाब का एक वजीर था जिसका नाम था खिज्र खां। खिज्र खां ने तैमूर लंग की सहायता की थी और तैमूर लंग हिंदुस्तान में अपने इस खिज्र खां को छोड़कर जाता है और यही खिज्र खां बताइए आगे चलकर सैयद वंश की क्या करेगा? स्थापना। तो ये संस्थापक है और ये भी याद रखना अलाउद्दीन आलम शाह ये सैयद वंश का अंतिम शासक है। और इसका झगड़ा बताओ, अंतिम शासक, ठीक है ना? और इसका झगड़ा हो जाता है वजीरों से और जिनमें से एक वजीर रहता है उसका जिसका नाम है और बहलोत लोधी। बहलोत लोधी को ये राजी खुशी राज्य सौंप कर चला जाता है और बहलोत लोधी है आगे चलकर लोधी वंश की क्या करेगा? स्थापना करेगा। तो ये पहला प्रश्न है, सैयद वंश का पहला शासक खिज्र खां था और सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था बताइए? अलाउद्दीन आलम शाह था। पहला प्रश्न तुम्हारे सामने है जिसका राइट आंसर कौन सा हो गया? खिज्र खां। अगले प्रश्न को लेकर चलते हैं। अगला प्रश्न यह कह रहा है कि लोधी वंश का संस्थापक कौन माना जाता है? प्रश्न नंबर दूसरा है बहलोत लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी, जलाल लोधी। तो याद रखना है लोधी वंश में तीन ही शासक होते हैं, बहलोत लोधी, सिकंदर लोधी और अंतिम रहता है इब्राहिम लोधी। और लोधी वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? बहलोत लोधी को। मैंने अभी बताया था इस प्रश्न में कि यहाँ अंतिम शासक सैयद वंश का अलाउद्दीन आलम शाह वो किसको सौंप कर चला जाता है? राजी खुशी राज्य बहलोत लोधी को सौंप कर चला जाता है। और यही बहलोत लोधी बताइए कौन से वंश की नींव डालता है दिल्ली सल्तनत में? तो बताइए लोधी वंश की। तो उसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बताइए? बहलोत लोधी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? जितने भी प्रश्न हैं एग्जाम में पहले आ चुके हैं या अभी जितने भी प्रश्न हैं मेरे नजरिए से जितना मेरे में जितना एक्सपीरियंस है पढ़ाने का उसके हिसाब से सभी प्रश्न एक से एक महत्वपूर्ण है। याद रखना जो कि आपको एग्जाम को फाइट कराने में या एग्जाम को
क्लियर कराने में बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। अच्छे से पढ़ते चलना और अभी से तैयारी करें, अभी से ही तैयारी करें। लंबी तैयारी होती है वही आपको सफल कराती है। एंड टाइम पर आप देखेंगे तो एंड टाइम पर सिलेबस बहुत रहता है, किन किन चीजों को देखेंगे। अगले तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं और वह है गुलरुखी के नाम से कौन कविताएं लिखता था? क्या गुलरुखी के नाम से अमीर खुसरो लिखता था? क्या गुलरुखी के नाम से बाबर लिखता था? क्या गुलरुखी के नाम से सिकंदर लोदी लिखता था या बहादुर शाह जफर लिखता था? तो याद रखना ये बहादुर शाह जफर है, वो किस नाम से लिखता था? जफर के नाम से कविता लिखता था, इसीलिए इसका नाम बहादुर शाह जफर पड़ा है, जो कि मुगल वंश का अंतिम शासक रहता है। अमीर खुसरो की बहुत सारी किताबें जो फारसी भाषा में इसने लिखी है, जो मैं पहले जिक्र करा चुका हूं। बाबर की जो किताब लिखता था, याद रखना, वो इसका जो कविताओं का संग्रह रहता था उसे दीवान कहते थे। और ये जो कविताएं लिखता था मुवैयान के नाम से क्या लिखता था? कविताएं लिखता था। और इसका एक ही ऑप्शन बचता है, वो है कौन? सिकंदर लोदी। तो गुलरुखी के नाम से कौन कविताएं लिखता था? तो गुलरुखी के नाम से सिकंदर लोदी कविता लिखता था। और बाबर लिखता था मुवैयान, और कविताओं का संग्रह बाबर की का क्या कहलाता है? दीवान। और बहादुर शाह कौन के नाम से कविता लिखता था? जफर के नाम से। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी वाला। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपको? चौथे नंबर का प्रश्न है, 1504 ईस्वी में आगरा को बसाता है तथा 1506 ईस्वी में आगरा को क्या बनाता है? राजधानी बनाता है। तो राजधानी बनाता है, बनाने वाला कौन होता है? वो होता है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा को बसाया और 1506 ईस्वी में इसे अपनी क्या बना लिया? राजधानी। लेकिन फतेहपुर सीकरी को राजधानी कौन बनाता है? तो फतेहपुर सीकरी को राजधानी कौन बनाता है? अकबर बनाता है। दिल्ली को राजधानी कौन बनाता है? दिल्ली को राजधानी बनाने वाला कौन होता है? इल्तुतमिश रहता है। या दिल्ली से पहले राजधानी कौन सी थी? लाहौर। लाहौर को राजधानी कौन बनाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक बनाता है। लेकिन दिल्ली के स्थान पर देवगिरी राजधानी कौन बनाता है? तो ये कौन बनाता है? देवगिरी राजधानी बनाने वाला और पागल एवं जो कि सबसे होशियार या मूर्ख शासक, और उसे किसे कहा जाता है बताओ? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये बताओ किसको राजधानी बनाता है? देवगिरी को। और आगरा को राजधानी बनाने वाला कौन था बताइए? सिकंदर लोदी था। ठीक है ना। अगला प्रश्न तुम्हारे सामने है और वो क्या कह रहा है? 5वें नंबर का प्रश्न है, सिकंदर लोदी का मूल नाम क्या था? क्या जौना खां था? क्या जलाल खां था? क्या अली गुरसास्प था? या फिर निजाम खां था? ठीक है ना। तो एक चीज याद रखना कि ये प्रश्न पूछा गया है कि जौना खां, तो जौना खां नाम किसका था? तो जौना खां किसका नाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का मूल नाम क्या था? जौना खां था। ठीक है। रही बात जलाल, तो जलाल किसका नाम था? अकबर का था। जलाल बताइए किसको? अकबर को। अकबर का मूल नाम क्या था? जलाल था। निजाम खां, तो निजाम खान की बात करें तो ये निजाम खां इसका अली गुरसास्प, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का जो मूल नाम था वो क्या था बताओ? अली गुरसास्प था। तो इसका एक ही ऑप्शन बचता है भाई, जौना खां कुतुबुद्दीन ऐबक का हो गया, जलाल खां किसका हो गया? अकबर का हो गया, अली गुरसास्प किसका हो गया? अलाउद्दीन खिलजी का हो गया। तो निजाम खां, सिकंदर लोदी का मूल नाम क्या था? तो वो क्या था बताइए? निजाम खां था। ठीक है ना। 6वें नंबर का प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है? राजस्थान के लोक संत जम्बोजी, राजस्थान के लोक संत जम्मू जी नहीं, वो है जम्बोजी। ठीक है ना। एवं जसना जी के समकालीन हिंदुस्तान के बादशाह कौन थे? तो उस समय याद रखना हिंदुस्तान के बादशाह कौन थे? सिकंदर लोदी थे। और सिकंदर लोदी जम्बोजी से जो प्रसन्न होते हैं या प्रभावित होते हैं, तो जम्बोजी के कहने पर यही सिकंदर लोदी हरे वृक्षों की कटाई पर क्या लगाते हैं बताओ? रोक। हरे वृक्षों की कटाई पर क्या लगाते हैं बताओ? रोक। एवं पशु हत्या पर बताओ क्या लगाते हैं? रोक लगाते हैं। कौन लगाते हैं? सिकंदर लोदी। किसके कहने पर? जम्बो जी के कहने पर लगाते हैं। जबकि जसनाथ जी से प्रभावित होकर इन्हीं सिकंदर लोदी ने और जसनाथ जी को बताओ कतियासर की भूमि बताओ क्या की थी? दान दी थी। और कतियासर कहां पर है? बीकानेर।
यही जसनाती संप्रदाय की बताओ क्या पीठ स्थित है, प्रधान पीठ स्थित है। और याद रखना, जबकि जम्बो जी ने जो संप्रदाय चलाया उस संप्रदाय का नाम क्या था, विश्नोई संप्रदाय। और विश्नोई संप्रदाय का प्रधान पीठ है मुकाम तालवा गांव। और मुकाम तालवा गांव कहां पर है बताओ, बीकानेर। मुकाम तालवा गांव कहां पर है, बीकानेर। परंतु याद रखना, जम्बो जी का जो जन्म हुआ है वो कौन से गांव में हुआ है, पीपासर गांव में। और पीपासर गांव बताओ कहां पर है, नागौर में। तो ये याद रखना कि संत जम्बो जी एवं जसनाथ जी के समकालीन हिंदुस्तान के बादशाह थे, उनका नाम क्या था, सिकंदर लोदी था। यह प्रश्न 6वां नंबर का प्रश्न है, 6वें नंबर का प्रश्न है। और 7वें नंबर का प्रश्न आपको क्या कह रहा है, 7वें नंबर का प्रश्न कह रहा है वह सुल्तान जिसने ज्वाला देवी के मूर्ति के टुकड़े कर बाट बनाकर मांस तोलने के लिए, तोड़ने नहीं, मांस तोलने के लिए कसाईयों को दे दिए, वह शासक कौन था, सिकंदर लोदी था। सिकंदर लोदी ने ये मांस तोलने के लिए बताओ क्या दे दिए, कसाईयों को ये बाट बनाकर दे दिए। ये ज्वाला देवी का जो मंदिर है वो कहां पर है, हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश में इस मंदिर को तोड़ने वाला कौन था, सिकंदर लोदी था। 7 प्रश्न आपके सामने हो गए हैं। 8वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। वो क्या कह रहा है, दिल्ली में मौत की मस्जिद का निर्माण कराने वाला कौन था, 8वें नंबर का प्रश्न है। और 8वें नंबर का प्रश्न कह रहा है, दिल्ली में मौत की मस्जिद का निर्माण कराने वाला कौन था। क्या बताइए, कुतुबुद्दीन ऐबक था, क्या बताइए अलाउद्दीन खिलजी था, क्या बताइए इल्तुतमिश था, क्या बताइए सिकंदर लोदी था। तो ठीक है, अगली बात करें। देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो मस्जिद बनाई थी उसका नाम था कुतुब मीनार। इसने तो बताओ क्या बनवाया था, कुतुब मीनार बनवाया था। और कुतुब मीनार बख्तियार, इसका गुरु था बख्तियार काकी। और बख्तियार काकी की याद में दिल्ली में एक मस्जिद बनवाई जिसका नाम था कुतुब मीनार। जबकि अलाउद्दीन खिलजी ने जो मस्जिद बनवाई है, एक का नाम है जमियत खाना मस्जिद। और जमियत खाना मस्जिद कहां बनवाई इसने बताओ, दिल्ली में। और इसके अलावा एक मस्जिद और बनवाई है अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद। और अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद भी कहते हैं, ऐसे तोप खाना मस्जिद कहते हैं। और ये मस्जिद बनवाई है अलाउद्दीन खिलजी ने, कहां बताओ, जालौर में। और रही बात इल्तुतमिश की, तो इल्तुतमिश ने, तो याद रखना कि इल्तुतमिश ने कोई मस्जिद बनवाई है तो वो मस्जिद, थैंक यू, इल्तुतमिश ने जो मस्जिद बनवाई है वो नागौर में है, हमीमुद्दीन नागौरी की दरगाह। ये दरगाह बनवाई है, इसने मस्जिद नहीं बनवाई। और हमीमुद्दीन नागौरी की दरगाह कहां पर बनवाई है बताओ, नागौर में। एक ही बस्ता है, दिल्ली में मोट की मस्जिद बनवाने वाला कौन था बताइए, सिकंदर लोदी। और सिकंदर लोदी के जितने भी ये प्रश्न मैं आपको करा रहा हूं सबके सब वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद रखना है। जितने भी प्रश्न आपको कराए जा रहे हैं एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 10वां प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है, जब भारत में मकबरों का जनक किसे माना जाता है। तो भारत में मकबरों का जनक क्या इल्तुतमिश है, या भारत में मकबरों का जनक या कुतुबुद्दीन ऐबक है, या भारत में मकबरों का जनक क्या बताइए मोहम्मद बिन तुगलक है, क्या भारत में मकबरों का जनक क्या बताइए फिरोज शाह तुगलक है। मैं आपको बताता चलूं, ये प्रश्न में उस समय पर यहां लिखाना भूल गया था, उस समय पर मैं बताना भूल गया था। तो इसका राइट आंसर होगा इल्तुतमिश, ठीक है। और उस समय इल्तुतमिश में मैंने नहीं कराया क्योंकि इसका एक बड़ा पुत्र था जिसका नाम था, जिसके बड़े पुत्र का नाम था बदरुद्दीन, ठीक है ना। और उसकी याद में इसने सबसे पहले मकबरा बनाया था और उसी की याद में बनाया था, इसलिए ध्यान रखना उसी इसी को ही भारत में मकबरों का क्या माना जाता है, जनक। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, एक, ठीक है ना। तो इल्तुतमिश अपने पुत्र की याद में, ठीक है ना। और इसका जो पुत्र था उस पुत्र का नाम था
बदरुद्दीन, और उसकी याद में ये सबसे पहले मकबरा बनाता है, इसलिए इसे मकबरों का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। जबकि याद रखना भाई कि कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में तो मैंने आपको बताया था कि बताइए मोहम्मद बिन तुगलक को नहर प्रणाली का क्या माना जाता है, जनक। तो नहरों का जनक किसे माना जाता है, तो मोहम्मद बिन तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक के बारे में बताया कि भारत में सर्वाधिक नगरों का निर्माण किसने करवाया, तो भारत में सर्वाधिक नगरों का निर्माण कराने वाला कौन था, फिरोज शाह तुगलक। और भारत में मकबरों का जनक किसे माना जाता है, इल्तुतमिश, जो कि एक गुलाम वंश का कौन था, शासक था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 11वां है, कौन के शासन काल में दो भाइयों ने, एक का नाम हरिहर और दूसरे का नाम क्या है, बुक्का, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। और विजयनगर जो साम्राज्य था वो कहां पर था, कर्नाटक। न जाने ये कितनी बार प्रश्न देखने को मिला है, याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो ये था किसके शासन काल में इसका विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में इसकी स्थापना की गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में इसकी स्थापना की है। कौन से नगर की स्थापना की है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की है। और मैं आपको बताता चलूं, मोहम्मद बिन तुगलक ने पहले हरियर और बुक्का को बंदी बनाया था, बंदी बनाकर इस्लाम कबूला था, फिर इनको छोड़ दिया था और आगे चलकर यही विजयनगर साम्राज्य की क्या करते हैं, स्थापना। तो ये याद रखना, हरियर एवं बुक्का को विजयनगर का क्या कहा जाता है, संस्थापक। और यही विजयनगर का ही एक शासक था जिसका नाम था कृष्णदेव राय। और जब बाबर आता है तो बाबर कहता है हिंदुस्तान में यदि कोई शक्तिशाली शासक था तो वो विजयनगर साम्राज्य का शासक था कृष्णदेव राय। और दूसरा था मेवाड़ का महाराणा सांगा। और एक चीज और याद रखना, इसी के दरबार में वल्लभ संप्रदाय के प्रधान, और जिसका नाम था वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य कौन के दरबार में रहते थे, तो वल्लभाचार्य बताओ कौन के दरबार में रहते थे, कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। और कृष्णदेव राय ने वल्लभाचार्य को एक उपाधि भी दी है जिसका नाम है महाप्रभु की उपाधि देने वाला था। तो इस विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर व बुक्का ने कौन के शासन काल में की थी, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में। अगला जो प्रश्न कह रहा है 12वें नंबर का, वो है खातौली का युद्ध 1517 में कौन कौन के मध्य लड़ा गया था। इंपोर्टेंट युद्ध है खातौली का युद्ध, जो सबसे पहले लड़ा गया था। इसका राइट आंसर होगा महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य में लड़ा गया था। जब इब्राहिम लोदी और उसके भाइयों के मध्य गद्दी को लेकर तनाव चल रहा था तो महाराणा सांगा ने सोचा क्यों ना इसके क्षेत्र को जीत लिया जाए। और महाराणा सांगा ने कोटा, बूंदी एवं उसके आसपास के क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। जब इब्राहिम लोदी को लास्ट में फाइनली गद्दी पर इब्राहिम लोदी बैठ गया था तो इब्राहिम लोदी को पता लगा, ये भी मैं आपको बताता चलूं कि हिंदुस्तान का शासक महाराणा सांगा भी बनना चाहते थे, इसलिए महाराणा सांगा को हिंदू पंथ की भी उपाधि दी गई, क्योंकि हिंदुस्तान में हिंदू राज्य स्थापित करना चाहते थे। इसलिए महाराणा सांगा की लड़ाई हुई है, बताओ किससे, इब्राहिम लोदी से। और एक युद्ध नहीं, दो युद्ध लड़े गए थे इब्राहिम लोदी के साथ। पहला युद्ध होता है खातौली, और खातौली का युद्ध ध्यान रखना पहले ये बूंदी में पड़ता था, स्थान वर्तमान में कहां पर है, कोटा में है। और इसी युद्ध में महाराणा सांगा का बेटा रहता है जिसका नाम है भोजराज। भोजराज को भयंकर चोट आती है और कुछ समय बाद भोजराज की क्या हो जाती है, मृत्यु। आपको यहां भी बताता चलूं कि भोजराज मीराबाई के कौन थे, पति थे, जिन्हें बताओ राजस्थान की क्या कहा जाता है, राधा कहा जाता है। और राजस्थान की राधा, और इसने कृष्ण की भक्ति ऐसी की कि कृष्ण भक्ति में इसने एक बहुत बड़ी ख्याति प्राप्त की ही। और इसके अलावा जो भक्ति का इसका भाव था ना, वो भाव ऐसा था, तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें, नजर हटती ही नहीं थी मीरा भाई की भगवान श्री कृष्ण के चेहरे से। और लास्ट में मीरा भाई भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में समा जाती हैं। तो खातौली का युद्ध 1517 में महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था। दूसरा युद्ध भी और लड़ा गया था 1518 में, और दूसरे युद्ध को कहा जाता है बाड़ी का युद्ध। और बाड़ी का युद्ध कहां लड़ा गया था, धौलपुर। 1518 ईस्वी में लड़ा गया था। कौन कौन के मध्य लड़ा गया था, महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, और प्रश्न नंबर 13वां क्या कह रहा है,
भारत में सर्वप्रथम लेखा प्रणाली किसने लागू की? तो भारत में सर्वप्रथम लेखा प्रणाली को लागू करने वाला, लेखा प्रणाली मैं आपको बता दूं भूमि से संबंधित है, ठीक है ना। भूमि को नापना, भूमि को बांटना, ये प्रणाली लेखा प्रणाली के अंतर्गत आती है। और इस प्रणाली को सर्वप्रथम, बड़ा शानदार प्रश्न है भाई, अच्छे से इसको देखकर जाना है। मुझे तो ऐसा लगेगा शायद अब की बार एग्जाम में कहीं ना कहीं ये देखने को मिल जाएगा। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? सिकंदर लोदी। भारत में लेखा प्रणाली, जो लेखा प्रणाली जारी करने वाला या लागू करने वाला कौन था? सिकंदर लोदी था। प्रश्न नंबर 14वां क्या कह रहा है? पानीपत का युद्ध, प्रथम युद्ध अप्रैल 1526 ईस्वी में कौन कौन के मध्य लड़ा गया था? बड़ा शानदार प्रश्न है। तो आपको मैं बताता चलूं, ये पानीपत का प्रथम युद्ध है। एक पानीपत का द्वितीय युद्ध भी लड़ा गया था, एक पानीपत का तृतीय युद्ध भी लड़ा गया था। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध और पानीपत का द्वितीय युद्ध नवंबर 1556 में लड़ा गया, नवंबर 1556 में, ठीक है ना। 1556 ईस्वी में लड़ा गया था। अकबर का एक संरक्षक था और जिसका नाम क्या था? बैरम खां। बैरम खां। और बताइए अंतिम हिंदू राजा जिसका नाम था हेमू। हेमू के मध्य पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था, जिसमें जीत प्राप्त होती है कौन की? बैरम खां की। और एक युद्ध पानीपत का तृतीय युद्ध, और पानीपत का तृतीय युद्ध जो लड़ा गया था, और ये युद्ध लड़ा गया था जनवरी 1761 में। और इस युद्ध के ऊपर तो एक शानदार मूवी भी और रिलीज हुई है जिसका नाम है बैटल ऑफ पानीपत। यह युद्ध लड़ा गया था उस समय अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली जो कि हिंदुस्तान का उस समय कौन था? अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली। और मराठा सरदार था या मराठा सेनापति जिसका नाम था सदाशिव भाऊ, उसके मध्य लड़ा गया था। इस युद्ध को कौन जीत जाता है? अहमद शाह अब्दाली। पानीपत का द्वितीय और पानीपत का तृतीय तुम्हारे सामने है। और पानीपत के युद्ध को सब जानते हैं कि यह युद्ध हिंदुस्तान के लोदी वंश के अंतिम शासक जिसका नाम है इब्राहिम लोदी, और मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? बाबर, इनके मध्य लड़ा गया था। जिसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए। द्वितीय युद्ध बैरम खां और हेमू के मध्य लड़ा गया था, और तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली और सदाशिव के मध्य लड़ा गया था। और ये पानीपत जो स्थान है वो कहां पर है? हरियाणा में है। पानीपत के मैदान में ये लड़ाई होती है। 3 युद्ध क्रम से होते हैं, तीनों में पानीपत के युद्ध बता दिए हैं, और तीनों ही में आपको वीडियो में आप देखेंगे तो तराइन के भी तीनों युद्ध में बता चुका हूं। तराइन का प्रथम और तराइन का द्वितीय पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य लड़े जाते हैं। एक 1191 में पहला वाला और दूसरा 1192 में। तीसरा युद्ध 1213 ईस्वी में तराइन का तृतीय युद्ध होता है, और वो लड़ा जाता है इल्तुतमिश और गजनी का शासक कौन होता है? यल्दूज के मध्य। अगला नंबर प्रश्न है जिसका नाम है 15वां, मुगल वंश का संस्थापक कौन माना जाता है? कौन नहीं जानता? मुगल वंश का संस्थापक कौन है? बाबर है। लेकिन बाबर के बारे में बहुत सारे फैक्ट मैं आपको बताना चाह रहा हूं। तो सबसे पहले ध्यान रखना, इस बाबर का जो जन्म होता है वो जन्म होता है फरवरी, बाबर का जो जन्म होता है, जन्म फरवरी 1483 ईस्वी में होता है। कब होता है? 1483 ईस्वी में। और बताओ कहां होता है? फरगना। और फरगना बताओ कहां पर पड़ता है? अफगानिस्तान में पड़ता है। अफगानिस्तान में, उस तजाकिस्तान में, वर्तमान में कहां पड़ता है? तजाकिस्तान। वर्तमान में फरगना जो पड़ता है वर्तमान में कहां पड़ता है? तजाकिस्तान में ये पड़ता है। तो यहां इसका जन्म हुआ था बाबर का। दूसरी बात, ये फरगना का शासक कब बना था? तो ये 11 वर्ष की आयु में फरगना का क्या बन जाता है? शासक, ठीक है। तो फरगना का शासक कब बना? तो फरगना का शासक बना 11 वर्ष की आयु में। 11 जोड़ देंगे तो कब हो जाएगा बताओ? 1494 ईस्वी में। बताइए ये फरगना का क्या बन जाता है? शासक। पिता का नाम क्या था? शेख उमर मिर्जा, पिता का नाम। और पिता का नाम क्या था बाबर के का? शेख उमर मिर्जा। ये पिता का क्या होता है? नाम होता है। और साथ में आपको ये भी बताता चलूं, इसके जो पिताजी हैं वो तैमूर लंग के 5वें वंशज हैं, ठीक है ना। ऐसे माने जाते हैं कि ये तैमूर लंग के
कौन से वंशज माने जाते हैं? पांचवा वंशज माना जाता है कौन? शेख उमर मिर्जा। इसकी जो माता है, इसकी जो माता है उनका नाम है कुतलुग निगार खानम, ठीक है ना, इनकी माता, और माता का नाम क्या है? और उनका नाम है निगार खानम। और निगार खानम को भी ये बताता चलूं कि ये चंगेज खां की क्या मानी जाती है? 14वीं वंशज, ठीक है ना। ये चंगेज खां की 14वीं वंशज मानी जाती हैं इनकी माता। तो ये दोनों ध्यान रखना, तैमूर लंग और चंगेज खां, ये दोनों वंश इनसे जुड़े हुए हैं बाबर से। दूसरी बात करें, अगली बात, तो इनकी जो पत्नी है या प्रसिद्ध बेगम है, एक तो है महाबा बेगम और दूसरी बेगम है यूसुफजई, ठीक है ना। तो इसकी जो पत्नी है बाबर की, तो एक का नाम है महाबा बेगम, ठीक है ना। और इसी महाबा बेगम के गर्भ से जो जन्म होता है वो किसका होता है? हुमायूं का होता है। एक इसकी जो बेगम है और उसका नाम है कुतलुग बेगम, ठीक है ना। एक जो बेगम है उसका नाम कुतलुग या यूसुफजई कह सकते हैं, कुतलुग यूसुफजई। तो इसको याद रखना। एक है उनकी जो बेगम है जिनका नाम है यूसुफजई, और यूसुफजई ने, ध्यान रखना, जब बाबर की मृत्यु हुई तो काबुल में बाबर का क्या बनवाया था? मकबरा बनवाया था। इनका बेटा तो आपको पता है कौन हो गया? हुमायूं हो गया। इसके अलावा आप ये भी याद रखना है कि इनका जो मकबरा है वो कहां पर है? काबुल में है। एक इनकी प्रसिद्ध पुत्री है जिसका नाम है गुलबदन बेगम, ठीक है ना। इनकी जो पुत्री है, पुत्री का नाम क्या है पता है? गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम, और गुलबदन बेगम ने, ध्यान रखना, और जो एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था हुमायूं नामा ग्रंथ इन्हीं की पुत्री ने लिखा। और इसका जो प्रसिद्ध सेनापति है, प्रसिद्ध सेनापति को याद रखना, वो था मीर बाकी। और इसी मीर बाकी ने भगवान श्री राम जन्मभूमि या भगवान श्री राम का मंदिर तोड़ा था, और राम जन्मभूमि को तोड़कर, और बताओ वहां कौन सी मस्जिद बनाई है? तोड़कर बताइए। और तोड़कर वहां किसकी मस्जिद बनाई थी? तो तोड़कर बाबर की मस्जिद का क्या किया था? निर्माण। तोड़कर बाबर की मस्जिद बनाई, जिसे हम बाबरी मस्जिद कहते हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार और भारत सरकार द्वारा उसके स्थान पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर और वहां पुनः भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ये याद रखना, मुगल वंश का संस्थापक कौन माना जाता है? बाबर का जन्म 1483 फरगना में, 11 वर्ष की आयु में फरगना का शासक। पिता का नाम शेख उमर मिर्जा, माता का नाम निगार खानम, पत्नी है महाबा बेगम और दूसरी है यूसुफजई, पुत्री है गुलबदन बेगम, और सेनापति कौन थे? मीर बाकी। 16वां प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है? 16वां प्रश्न कह रहा है कौन से युद्ध के दौरान बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण की थी? तो पहला है ऑप्शन नंबर पहला, क्या 1470 ईस्वी में समरकंद का युद्ध हुआ? ऑप्शन नंबर, ये शायद मुझे गड़बड़ी लग रही है, ये 1470 ईस्वी में समरकंद का युद्ध, 1504 ईस्वी में काबुल का युद्ध, 1497 ईस्वी है, ठीक है ना, 1470 नहीं, 1497 ईस्वी तो समरकंद का युद्ध हुआ था, ठीक है ना। 1504 ईस्वी काबुल विजय अभियान के दौरान, 1526 ईस्वी क्या पानीपत विजय अभियान के दौरान, क्या बताइए 1527 खानवा युद्ध के अनुसार के अभियान के दौरान। तो मैं आपको बताता चलूं कि समरकंद युद्ध हुआ था तो उस समय इसने उपाधि धारण की, वो उपाधि कौन सी थी? मिर्जा की। 1504 में काबुल विजय अभियान के दौरान इसने उपाधि धारण की, वो बादशाह की। पानीपत के युद्ध के दौरान इसने उपाधि धारण की थी, वो कौन सी की थी? कलंदर की। और एक चीज याद रखना, खानवा का युद्ध हुआ तो समय इस बाबर ने एक उपाधि धारण की, वो कौन सी थी? वो थी गाजी की उपाधि। प्रश्न यही तो पूछ रहा है, कौन से युद्ध के दौरान इसने कलंदर की उपाधि धारण की बाबर ने? तो बाबर ने कौन से युद्ध के दौरान? 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था, कौन कौन के मध्य? तो हिंदुस्तान का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी, और बताइए कौन के मध्य हुआ था? बाबर के मध्य हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, इसमें बताओ कौन जीत जाता है? बाबर। और कौन सी उपाधि धारण करता है? कलंदर की। तो प्रश्न 16 आपके सामने अब तक हो चुके हैं। 17वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? बाबर का प्रथम आक्रमण भारत में कहां हुआ? बड़ा शानदार प्रश्न है भाई।
और हमको ऐसा लगता है कि शायद पानीपत का युद्ध है वही शायद इसका पहला आक्रमण है। पर मैं आपको बताता चलूं कि इसका जो ये पानीपत की जो लड़ाई हुई है वो कब हुई है, 1526 ईस्वी में। खानवा का जो युद्ध हुआ है, ये खानवा का युद्ध कब हुआ, 1527 ईस्वी में। चंदेरी का युद्ध कब हुआ, 1528 ईस्वी में। और ये होता है बाजौर भैरा का युद्ध 1518-19 ईस्वी में होता है। और बाजौर स्थान जो पड़ता है वो बिहार में पड़ता है। और ये बाजौर बाजौर और भैरा का युद्ध, तो ये जो बिहार स्थान में पड़ता है बाजौर भैरा। और एक चीज और याद रखना कि उस समय जो लड़ाई हुई थी, एक बिहार का शासक था और दूसरा कहाँ का शासक था, बंगाल का शासक था। और बिहार का जो शासक था वो उस समय पर इब्राहिम लोदी का जो बेटा या वंशज था, भाई था, उसका नाम था महमूद लोदी। महमूद लोदी जो कि उस समय बिहार के कौन थे बताइए, शासक थे। और महमूद लोदी हिंदुस्तान पर शासन करना चाहते थे। और यहाँ जो बंगाल का एक शासक था जिसका नाम था नुसरत खां, ये दोनों मिलकर किससे लड़ाई लड़ते हैं, बाबर से लड़ाई लड़ते हैं। 1518-19 का वो युद्ध कौन सा कहलाएगा, बाजौर एवं भैरा का युद्ध कहलाएगा। यह बाबर का प्रथम आक्रमण भारत में यहीं पर हुआ था। और इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी वाला प्रथम आक्रमण। पानीपत का 26 या 27 या 28 ये कब हुआ है, 18-19 में हुआ है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। 18वें नंबर के प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में बाबर का अंतिम विजय अभियान कौन सा था, आपको बताता चलूं। खानवा का युद्ध 1527 में, चंदेरी का युद्ध 1528 में, पानीपत का युद्ध 1526 में, और घाघरा का युद्ध हुआ था, ये हुआ था 1529 में ये युद्ध लड़ा गया था। और 29 में जब ये युद्ध लड़ा गया था तो आपको मैं बताता चलूं कि ये युद्ध याद रखना है, ये ऐसा युद्ध था जिसमें जो जल एवं थल दोनों के प्रसंग, एक सेकेंड, ये बाजौर भैरा का युद्ध जो लड़ा गया था, मैं आपको बताऊं कि ये बाजौर भैरा का युद्ध यूसुफ जई के खिलाफ लड़ा गया था। सॉरी, याद रखना है इसमें। तो बाजौर भैरा का पहला युद्ध था और ये बाजौर भैरा का युद्ध यूसुफ जई के विरुद्ध लड़ा गया था। यूसुफ जई थे, उनके विरुद्ध लड़ा गया था। और ये सही है, 1528 में ही, 1518-19 में ये लड़ा गया था। और पंजाब के बताओ क्योंकि यूसुफ जई के खिलाफ ये युद्ध लड़ा था, ये याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और अगला प्रश्न कौन सा है कि बताइए, भारत में बाबर का अंतिम विजय अभियान, तो वो युद्ध कौन सा था, घाघरा का युद्ध था। और जो घाघरा का युद्ध लड़ा गया था वो 1529 में लड़ा गया था, मई 1529 में। यहाँ है वो जो मैं आपको पहले बता रहा था कि यहाँ जो बताइए महमूद लोदी, और जो कि कहाँ का शासक था, बिहार का शासक। और बताइए एक बंगाल का शासक था जिसका नाम क्या था, तो नुसरत खां। ये दोनों के दोनों मिलकर बाबर पर आक्रमण करते हैं। युद्ध कब होगा, घाघरा का मई 1529 में होगा, ये याद रखना। ये भारत का ऐसा युद्ध था एकमात्र जो बताओ थल एवं जल दोनों पर लड़ा गया था। याद रखना वो युद्ध कौन सा होगा, घाघरा का। भारत में बाबर का अंतिम विजय अभियान माना जाता है। और 1530 में बाबर की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है 1530 में। तो याद रखना घाघरा का युद्ध मई 1529 में महमूद लोदी और नुसरत खां, इन दोनों ने मिलकर लड़ाई किससे लड़ी है, बाबर से। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 19वां प्रश्न क्या कह रहा है, 19वां प्रश्न कह रहा है कौन से युद्ध के दौरान शेरशाह सूरी ने कहा कि यदि मेरे भाग्य ने साथ दिया तो मैं एक दिन मुगलों को हिंदुस्तान से खदेड़ दूंगा। बड़ा शानदार प्रश्न है, बड़ा अच्छा प्रश्न है। क्या घाघरा युद्ध के दौरान कहा था, तो याद रखना कि घाघरा का युद्ध तो कब हुआ है, 1529 में। खानवा का युद्ध कब हुआ है, 1527 में। बाजौर भैरा का युद्ध कब हुआ है, 1518-19 में। चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 में। और उस समय चंदेरी का जो शासक था उसका नाम था मेदिनी राय। और ये मेदिनी राय यहाँ के शासक थे। और मेदिनी राय से जब युद्ध होता है चंदेरी का, तो उस समय बाबर की तरफ से बाबर का सेनापति रहता है जिसका नाम है शेरशाह सूरी।
और शेरशाह सूरी की भी मन में शुरू से यह था कि मैं हिंदुस्तान का शासक बनूं। तब इस युद्ध को जीत तो वैसे कौन जाता है, बाबर की सेना जीती है, शेरशाह सूरी। और उसी युद्ध के दौरान जब जीत जाता है तभी वो कहता है कि यदि भाग्य ने मेरा साथ दिया तो एक दिन मैं मुगलों को भारत से खदेड़ दूंगा। और आगे चलकर ऐसा होता है। बाबर के बाद बाबर का बेटा गद्दी पर बैठता है और उसका नाम है हुमायूं। और हुमायूं के शासन काल में बीच में शेरशाह सूरी आएगा, सूरी वंश आएगा। और सूरी वंश का संस्थापक कौन माना जाएगा, शेरशाह सूरी। तो बताओ इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। चंदेरी का युद्ध होगा 1528 में और किससे लड़ा जाएगा, मेहंदी राय से लड़ा जाएगा। 20वें नंबर का प्रश्न, 20वें नंबर का प्रश्न है, खानवा युद्ध 17 मार्च 1527 को कौन कौन के मध्य लड़ा गया। तो ये राइट आंसर है, सांगा और किसके मध्य लड़ा गया था, बाबर के मध्य लड़ा गया था। तो याद रखना इसी युद्ध को जो जीतता है वो कौन जीतता है, बाबर। ऐसा माना जाता है इसमें तोपों का प्रयोग करता है, कौन करता है, बाबर। और ऐसा माना जाता है कि हिंदुस्तान में सबसे पहले तोपों का प्रयोग कौन से युद्ध में किया जाता है, पानीपत। लेकिन इस युद्ध से पहले बाजौर बहरा के युद्ध में भी तोपों का प्रयोग किया गया, लेकिन प्रसिद्ध युद्ध पानीपत का है। तो इसलिए पानीपत के युद्ध जो प्रसिद्ध हुआ है, इसलिए तोपों का प्रयोग भारत में पानीपत के में ही माना जाता है। जब इस युद्ध में बाबर की लड़ाई होती है तो युद्ध लड़ने से पहले आजीवन शराब ना पीने का वादा करता है। शराब ना पीने का वादा कौन करता है, बाबर। इसके अलावा एक कर है जिसका नाम है तमगा कर, तमगा कर ना लेने का क्या करता है, वादा। ठीक है ना। इस युद्ध को एक जिहाद का युद्ध बताता है। एवं बताइए और बताओ, जिहाद इसका धर्म युद्ध बताता है और धर्म युद्ध बताता है और इसी युद्ध में जिहाद का नारा देता है और गाजी की क्या उपाधि धारण करता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, खानवा का युद्ध सांगा और बाबर के मध्य लड़ा गया था। प्रश्न लास्ट है तुम्हारे सामने, बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है। तो बाबर की जो मृत्यु होती है, तो मैं आपको बता दूं कि बाबर का जो मकबरा है तो वो राइट आंसर कहां पर है, काबुल में है। याद रखना बेटा, क्योंकि काबुल में पहले जो बाबर की मृत्यु हुई है ना वो आगरा में हुई। और आगरा में इसकी बाबर की डेड बॉडी को पहले दफनाया गया, आगरा के कौन से बाग में, आराम बाग में दफनाया गया था। लेकिन बाद में इसकी जो दूसरी बेगम थी बाबर की, जिसका नाम था यूसुफजई, यूसुफजई ने ही, याद रखना, फिर यहां से इसकी बॉडी को और बताओ कहां शिफ्ट किया और काबुल में दफनाया। और काबुल में ही बाबर का बताओ क्या बनवाया है, मकबरा। तो इसका जो बाबर का मकबरा है वो कहां स्थित है, काबुल में। याद रखना बाबर को चार बाग शैली का क्या कहा जाता है, चार बाग शैली का भारत में जनक कौन है, तो बाबर है। क्या होती है चार बाग शैली, तो चार बाग शैली में एक उद्यान होता है, इसमें चारों तरफ से ऐसे रास्ते बनाए जाते हैं और इसके अलावा यहाँ बीच में यहाँ पर एक चौक सा या फिर इसका एक निर्माण कराया जाएगा। तो बाग में चारों तरफ से आने वाले जो रास्ते हैं यही शैली कौन सी कहलाएगी, चार बाग शैली। तो भारत में चार बाग शैली का कौन कहा जाता है, यही जनक कहलाता है। जीवनी लेखकों का राजकुमार, जीवनी लेखकों का राजकुमार किसे कहा जाता है, तो जीवनी लेखकों का राजकुमार भी किसे माना जाता है, बाबर को माना जाता है। इसके अलावा भारत में मुगल वंश का संस्थापक भी कौन है, बाबर है। इसके अलावा मुवैयान काव्य शैली, मुवैयान काव्य शैली का जनक, क्योंकि ये जो लिखता था कविताएं, तो बताओ किसके नाम से, मुवैयान के नाम से लिखता था। तो मुवैयान काव्य शैली का जनक भी कौन है, बाबर है। और भारत में मुगल वंश का संस्थापक भी कौन माना जाता है, तो कौन माना जाता है, बाबर माना जाता है। ये चारों के चारों प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। चार बाग शैली का जनक बाबर, जीवनी लेखकों का राजकुमार बाबर, मुवैयान काव्य शैली का जनक बाबर, मुगल वंश का संस्थापक कौन है, बाबर। तो ये याद रखना है, बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है, काबुल में। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। मुगल वंश में अगला हुमायूं, इसके अलावा बीच में सूरी वंश आएगा, शेरशाह सूरी से संबंधित सूरी वंश के प्रश्न आपको मैं बहुत जल्दी लेकर आऊंगा। साथ में हो सकेगा तो अकबर के भी प्रश्न साथ में
लेकर आऊं, और इसीलिए आपसे निवेदन है कि आप अभी से अपनी तैयारी पर जोर दें, अभी से तैयारी को बढ़ाएं, क्योंकि सितंबर में सीटी का एग्जाम होने वाला है ग्रेजुएशन का, और अक्टूबर में ही याद रखना इस 12वीं लेवल का सीटी का एग्जाम होने वाला है। तो दोनों स्टूडेंट, दोनों जो सीटी जो निकालने वाले हैं, खासकर यूपी पुलिस के पेपर तो बहुत नजदीक हैं, यूपी पुलिस में ये प्रश्न देखने को आपको मिल सकते हैं, याद रखना है। बड़ी मेहनत के साथ इन प्रश्नों को मैं लेकर आ रहा हूं। ऐसे ही इस चैनल पर अपना प्यार दर्शाते रहें। आपसे फिर मुलाकात होगी शानदार प्रश्नोत्तरी के साथ। मैं मनोज खंसवारा आपसे विदा लेना चाहता हूं। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। सभी को राधे राधे।